नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में जन्मे रामनाथ कोविंद को एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना गया है, जहां इनका चयन लगभग तय है। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे कि ज्योतिष विज्ञान के अनुसार क्या कहती है ग्रहों की चाल इस उम्मीदवारी पे। राष्ट्रपति बनने के बाद किस तरीके से ये हमारे देश को आगे ले जाएंगे, पड़ोसी मुल्क से किस तरीके की रिश्तेदारी होगी, किस तरीके से हम एक तरह से डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे, कैसे बदलेंगे भारत के समीकरण, कैसे रहेंगे पड़ोसी देशों से संबंध, देश की राजनीति में कैसा पड़ेगा प्रभाव, इसके बारे में हम बात करेंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे 14वें राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद को चुना गया है, तो ऐसे में जानना चाहेंगे कि क्या कहती है ग्रहों की चाल, क्या कहना है ज्योतिषी गणना का इसके बारे में। एनडीए की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सौर विज्ञान के अनुसार द डिस्टेंस बिटवीन रा एंड दा, श्री रामनाथ कोविंद, पहला अक्षर रा और अंतिम अक्षर द के बीच की दूरी 100 के अंश पर 10 नंबर का सृजन करती है। मीन्स wherever he is born and whoever has taken birth in India shall have 1, 1 and 1। यानी जन्म हो भारत में तो 1 नंबर, महीना मिले तो 1 नंबर और ईयर मिले तो 1 नंबर। ये इनके जन्म को सिद्ध करता है इनका नाम। यानी न्याय की पराकाष्ठा संविधान के रक्षक के रूप में होने का प्रमाण स्पष्ट सिद्ध होता है। ये सरप्राइज नहीं, ये लाए गए नहीं, इट इज एन अलॉटमेंट बाय नेचर। लिखवा कर लाए थे तकदीर में। जब मकर ही लग्न मिल जाता है और पुनर्वसु नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र की स्थिति का संचरण होता है, यानी इनका पूर्वकालिक कालखंड देश के लिए, जनता के लिए, सुनीति के लिए, सद्भावना के लिए, संविधान के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए, इनके व्यक्तित्व में निकलने वाले सुमति मार्ग के द्योतक विचारों को अनुप्राणित, अनुयोजित, स्पंदित करने की क्षमता जातक के मस्तिष्क में स्वयं ही विद्यमान है। त्रिपाठी जी, यहाँ तो आपने बताया कि ज्योतिषीय गणना इस उम्मीदवारी के बारे में क्या कहती है। इसके बाद आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो क्या जन्म से ही किस तरीके का पद पाने का कोई योग होता है कुंडली में? पुनर्वसु नक्षत्र में जिस जातक का जन्म हो, सूर्य हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर चुका हो और शुक्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में परिभ्रमण कर रहा हो तथा स्वयं मंगल जो सेनाध्यक्ष है उसकी ताकत पुनर्वसु नक्षत्र पर परिभ्रमण कर रही है, ये सिद्ध करता है कि जातक जन्म से ये लिखवा कर लाया था कि राष्ट्रपति पद को सुशोभित करना है और भारत के तख्त पर बैठने का प्रमाण 10th भाव, 9th भाव और इन तीनों नक्षत्रों की सूर्य की हस्त की इच्छित से स्पष्ट पाया जाता है। भारत की भूमि पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। इसलिए विश्व में सर्वश्रेष्ठ देश होने के कारण परिस्थिति और स्थिति, लोकेशन एंड स्टेटस ये कमल के तादृश है। बाकी समस्त देश पीछे नीचे तारागणों की तरफ और भारत सूर्य की तरह जाज्वल्यमान, देदीप्यमान, धौल प्रज्ञान 4 प्रकार की पराकाष्ठाओं से उन्नत मार्ग को हमेशा देवताओं के प्रार्थनीय जन्म लेने के इच्छुक
प्रमाणों को लेने के लिए तरसता है। त्रिपाठी जी, यहाँ पे अगर पड़ोसी मुल्क से संबंधों की बात करें तो ये जो नई उम्मीदवारी तय हुई है राष्ट्रपति पद के लिए और राष्ट्रपति का ये जो नया कार्यकाल होगा, इसमें पड़ोसी देश से किस तरीके से संबंध हम बना पाएंगे, क्या कुछ फायदे मिल पाएंगे भारत देश को, उसके बारे में कुछ बताइए। श्री रामनाथ कोविंद का भारत की जनता को तो बहुत अच्छा मंगलकारी कार्य देते हैं, लेकिन इनके कालखंड में जैसे भीष्म पितामह का मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में था, तो ऐसे में पड़ोसियों से संबंध व्यापक तौर पर शब्दों से तो अच्छे होंगे, लेकिन क्रियाओं से वही स्थिति रहेगी जो दुर्योधन, धृतराष्ट्र और पांडवों के मध्य रहा। इनको पृथ्वी से ज्वालामुखी या परीक्षण, अस्त्र शस्त्रों का परीक्षण, अस्त्र शस्त्रों की सामरिक शक्तियों में वृद्धि, विशेषकर जलीय तत्व, क्योंकि मकर में चंद्रमा, इनको जलीय सेना में यानी नौसेना में तथा वायुसेना में इनके कालखंड में सामरिक स्थितियों में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी और पूरा विश्व इनकी सामरिक नीतियों के तहत लाइक मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे कलाम की तरह इनके व्यक्तित्व को भी देश की सामरिक शक्तियों के वर्धन, अन्वेषण तथा देश के अंदर स्वयं निर्माण होने की प्रक्रियाओं का प्रमाण प्राप्त होता है। लेकिन विश्व दशम से चतुर्थ होने के कारण पाताल लोक अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान, चाइना, इंडोनेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका, ईरान, इराक, सीरिया, नॉर्थ कोरिया, इन दो देशों के साहचर्य में फ्रांस और रशिया ये सर्वोत्तम मित्र होकर उभरेंगे इनके कालखंड में, और देश में आने वाली विपदाओं या आक्रमणकारी तत्वों द्वारा किए जाने वाले आक्रमण को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और अदम्य ओज तथा उत्साह से अनुप्राणित ये मंगल पुनर्वसु नक्षत्र का उसी प्रकार भारत के तख्त की रक्षा कर लेता है जैसे भीष्म पितामह ने भारत के तख्त की रक्षा की। दर्शकों, यहाँ पे वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार ये चर्चा जारी रहेगी जहां हम बात करेंगे कि रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने पर क्या असर पड़ेगा न्यायपालिका पे। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। किसी भी देश का राष्ट्रपति वहां का मुखिया माना जाता है। भारत देश का राष्ट्रपति यहां का प्रथम नागरिक होता है और उनके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं देश के विकास की। इसी कड़ी में अगर बात करें 2017 में उम्मीदवारी की, तो राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद को उम्मीदवार चुना गया है। हम जानेंगे कि उनका कार्यकाल किस तरीके से न्यायपालिका पे असर डालेगा। त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति का कार्यकाल किस तरीके से न्यायपालिका पे असर डालेगा, इसके बारे में कुछ बताइए। न्यायपालिका के लिए इनका इस पद पर को सुशोभित करना यानी बहुत बड़ा योगदान न्यायपालिका के विस्तार में। वर्तमान न्यायाधीशों की संख्या इनके कालखंड में 7 गुना ज्यादा वृद्धि को प्राप्त होती है तथा 7 करोड़ से अधिक मुकदमों की संख्या का निवृत्तिकरण इनके कालखंड में होता है। ये अपने भाषण में ये देंगे और न्यायपालिका में व्यापक सुधार के मार्ग प्रशस्त होते हैं जब तुला में शुक्र ही मकर में दशमस्त शुक्र होता है और वो भी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का। त्रिपाठी जी, ये तो हम सबको पता है कि आज देश में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में अगर हम रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने की बात करें तो उनके कार्यकाल से इस मुद्दे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, ये बताइए। राम मंदिर निर्माण पर आए हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हुए फैसले से प्रभावित होकर
अनुप्राणित होकर, स्पंदित होकर इनके समक्ष यह मैटर जाएगा और उस समय इनके महान संकल्प की भूरी भूरी प्रशंसा होगी। ये इनके महत्वपूर्ण योगदान इस देश के लिए तथा विश्व के लिए होगा। लेकिन विश्व में आने वाली आपदाओं से ये प्रभावित नहीं रह पाएंगे और इन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन में 10वें भाव को अनुप्राणित करें, यानी वीटो पावर चाहे 5 की संख्या में या 14 की संख्या में प्राप्त हो, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। त्रिपाठी जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आपसे पूछना चाहेंगे एक अंतिम सवाल कि रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने पर देश में क्या बदलाव आएगा, किस तरीके से परिवर्तन आएंगे? जब मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में होता है तो जिस प्रकार से कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ है, ऐसे ग्रही युद्ध जैसी स्थितियां भी इन्हें देखना पड़ेगा, लेकिन ये अपनी सूझबूझ से नियंत्रित कर लेंगे। जहां कुछ राज्यों में सीमित होगा, उन राज्यों में अपने व्यक्तिगत हस्तक्षेप से और सीधे हस्तक्षेप से बाय इम्पोजिशन ऑफ 3, 5, 6 ये अपने हाथ में नेतृत्व का कुशलतापूर्वक परिचय देते हुए उन स्थितियों को भी काबू पाने में कामयाब होंगे। इन्हें मंगल और बुध से संयुक्त होने के कारण, बुध शब्द है, वाणी है, इन्हीं वाणी के आक्रोश में आकर देश में ऐसी स्थितियों का सृजनात्मक आधार प्रस्तुत करेगा। ये मंगल और ये शुक्र कि भारत को शांति और मंगलकारी नीतियों के मध्य में कलहकारी षड्यंत्रकारी आतताइयों के आक्रमण की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए दमनकारी नीतियों का प्रमाण और सामरिक अस्त्रों का प्रयोग तथा सामरिक अस्त्रों को युद्ध कौशल के निमित्त नहीं अपितु शांति स्थापित करने के निमित्त किया जाने वाला प्रयोग इनके कालखंड में 10वां शुक्र तथा पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हुए मंगल से स्पष्ट देखा जाता है। जब इनके कालखंड में एक बार विश्व को घुटने टेकने पड़ेंगे, जब ये अपने परीक्षण उसी तरह करेंगे जैसे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी। दर्शकों, इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो गया है आज के एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। आइए जानते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मैं विवेक कुमार सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान सासाराम बिहार है। जन्म तिथि है 31 अगस्त 1974 और जन्म समय है सुबह के 6:30 बजे। गुरुजी, मैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे उसमें सफलता का योग है कि नहीं? धन्यवाद। द कंजंक्शन ऑफ 4 प्लैनेट्स इन योर एसेंडेंट, यानी आपके लग्न पर जो 4 ग्रहों की स्थितियां हैं और बृहस्पति से अनुप्राणित सप्तम से, यानी पत्नी की मदद आप लें, पत्नी का सम्मान करें, पत्नी को प्रसन्न रखें और पत्नी जहां कहे वहां रहकर आप परीक्षा दें। अपने से ना, पत्नी से पूछकर ही अपनी परीक्षा का सेंटर दें, फिर परीक्षा में बैठाएं। निश्चित तौर पर उन पदों को सुशोभित करने का श्रेय प्रदत्त आवाज से स्पष्ट प्रमाणित देखा जाता है। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अंतिम कॉलर। हाँ गुरुदेव प्रणाम, मैं अजमेर से गजेंद्र कुमार शर्मा बोल रहा हूँ। तो 6 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, रात को 12:30 बजे। अजमेर का ही जन्म है और मेरे व्यापार के लिए पूछना था, लोन लिया बैंक से, कब तक क्लियर हो जाएगा? गुरुदेव प्रणाम। तुला मकर धनिष्ठा व्यापार 10वें भाव से अनुप्राणित तो होता है, लेकिन इसमें 7वां भाव जुड़ा होता है, ये ध्यान रहे। बिना यात्रा के व्यापार नहीं हो सकता और बिना शुक्र और बुध की कृपा से व्यापार पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। आपको व्यापार किया जाना चाहिए। निर्मित वस्तुओं का निर्माण की कभी मत सोचना। लोहा, नीली वस्तुएं, द्रव्य, वाटर, लिक्विड्स, एसिड्स, कॉस्मेटिक्स, इन चीजों पर अपनी किस्मत पर निहित गुण जो प्राकृतिक संपदाओं से युक्त हैं, आप जरा हाथ लगाएं, तब आपको समझ में आएगा कि आप कितने भाग्यशाली हैं। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी ये विशेष जानकारियां। उसके बाद आपने हमारे दर्शकों के सवालों के समाधान भी बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है एपिसोड में एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार आचार्य राजेश जी आपको बताएंगे ओम नमः शिवाय मंत्र की शक्ति दिलाए असाध्य रोगों से मुक्ति।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 22 जून, दिन गुरुवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं राजेश जी से। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी आज तिथि है। मास शिवरात्रि भी है। गुरुवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृषभ राशि में। राजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ओम नमः शिवाय इस मंत्र के जाप से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। हमारे वेदों में, धर्मशास्त्रों में मंत्रों की विशेष भूमिका रखी गई है और मंत्रों का विशेष वर्णन भी किया गया है। और यह भी कहा ही जाता है, जो देखने में भी और आज साइंस भी प्रूव कर रहा है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही ध्वनि से हुई है। यह सभी मंत्र अपने आप में एक ध्वनि है और इस ध्वनि से हम अपने नाद को साधते हैं और जब हमारा नाद सज जाता है तो हम जो चाहें वह कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि साधनाएं आप अवश्य करें, बीज मंत्रों के साथ करें और हर चक्र का एक एक मंत्र भी होता है और जब उन चक्र के मंत्रों को करते हैं तो संबंधित चक्र जागृत होकर और उससे संबंधित ऊर्जाओं का प्रचार प्रसार हमारे शरीर में करते हैं और कभी भी हमें उन संबंधित बातों की कमी नहीं आती है जिसको लेकर हम कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से एक पंचाक्षर मंत्र है भगवान शिव जी का, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो व्यक्ति में धैर्य बढ़ता है, क्रोध कम होता है और व्यक्ति के शरीर के पंच तत्व से व्यक्ति प्रकृति के साथ तादाद को स्थापित करता है और अपने आप को शिव तुल्य बनाने का कार्य करता है। और जब व्यक्ति के अंदर शिव का थोड़ा भी अंश आ जाता है तो प्रकृति में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो उसके लिए दुर्लभ हो। प्रकृति के आनंद की प्राप्ति होती है, खुशखबरियाँ मिलती हैं और व्यक्ति अपने ही नहीं अपितु अपने परिजनों के, अपने मित्रों के और अपने देश के लिए कई सारे कार्य संपन्न करता है। तो एक मंत्र से कई प्रकार के लाभ इसमें हो जाते हैं। भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप से किस तरीके से असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे राजेश जी से, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का राशिफल। राजेश जी, सबसे पहले बात करेंगे मेष से लेकर कन्या राशियों के बारे में। कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और क्या उपाय उनके लिए शुभ फल लाएंगे। मेष राशि व्यक्तियों के लिए आज विशेष प्रभाव होगा द्वितीय स्थान अर्थात धन स्थान का। लेकिन परिजनों से कोई मीटिंग हो रही है तो वहाँ अवश्य ही थोड़ी सी शांति रखें, लेकिन धन की आज कमी नहीं होगी। वृषभ राशि व्यक्तियों पर आज बहुत कुछ अधिक सोचना होगा, काम उतना आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी कुछ करना है मित्रों की मदद से कर डालें, अच्छा रहेगा। अकेले आज काम संपन्न करने का योग नहीं है। मिथुन राशि व्यक्ति आज पुस्तकों पर धन खर्च करेंगे या अनुभवी लोगों पर धन खर्च करेंगे या कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे भविष्य में आपको लाभ होने वाला है और उस पर धन खर्च करना होगा। आर्थिक स्थिति आज आपकी वैसे भी अच्छी रहेगी, रुके धन की आज प्राप्ति भी होगी, आपके काम भी बनेंगे। कुल मिलाकर योग बहुत अच्छे हैं। कर्क राशि व्यक्तियों को आज अकेले थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और उस पर ही आपको सफलताएं मिलेंगी। उससे एक तो आपकी बात की गोपनीयता बनी रहेगी और दूसरा कार्य की गुणवत्ता भी बनी रहेगी और जब दोनों चीज़ ठीक हो तो सफलता बहुत अच्छी मिलती है। भगवान शिव जी की आराधना करना नहीं भूलें। सिंह राशि व्यक्तियों को आज व्यावसायिक तरक्की के लिए कुछ चिंतन करना होगा, चाहे आप नौकरी में हैं या व्यवसाय में हैं। उसमें किस प्रकार से लाभ कमाया जाए, किस प्रकार से अपनी तरक्की को बढ़ाया जाए, इस पर आज थोड़ा सा चिंतन करना होगा। आज का चिंतन सार्थक होने वाला है। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए आज योग अच्छा है, परिस्थिति आज बेहतर है और उसमें लाभ भी आपको अच्छे प्राप्त हो रहे हैं। कुल मिलाकर आज आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका पूरा फल मिलेगा। दोपहर से समय अच्छा होगा। हम बात कर रहे हैं पंचाक्षर मंत्र की। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि ओम नमः शिवाय मंत्र से कैसे साध्य रोग ठीक हो जाते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। मंत्र के जापों की संख्या को यदि देखा जाए तो हमें वैसे तो एक इसका फिक्स होता है, 10,000 मंत्र होते हैं, 11,000 मंत्र होते हैं, 21 होते हैं, 51 होते हैं और एक उच्चारण होता है 1.25 लाख मंत्रों का। तो उस प्रकार से हम इसकी साधनाएं करते हैं। लेकिन जब हम साधना करें तो मंत्रों को गिनना भी नहीं चाहिए, अन्यथा उसका भी एक दोष लग जाता है। और तीसरा, जब हम अस्वस्थ चल रहे होते हैं ऐसे समय में ओम नमः शिवाय मंत्र का जो हम जाप करते हैं, इससे हमें उस रोग को रोकने में तो सफलता मिलती है, लेकिन उस रोग के माध्यम से जो हमें नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं होती है। इसलिए व्यवसाय
और नौकरी और बीमारी, इनमें कहीं कोई ऐसा पेच फंस जाए जिसके कारण हम लगातार परेशान हो, तो वहाँ महामृत्युंजय का मंत्र काम करता है। ओम नमः शिवाय का संपुट लगाकर इस मंत्र का जाप किया जाए तो सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार के धन के दोषों से मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार के संघर्षों से इसमें मुक्ति मिलती है। तो इस मंत्र का जाप विशेष रूप से बीज मंत्र के रूप में करना चाहिए, संपुट लगाकर। अब अगर बात करें अंतिम 6 राशियों की, यानी तुला से लेके मीन राशियों के जातकों के बारे में, कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और क्या उपाय उनके लिए शुभ फल ला सकते हैं। तुला राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है। रुके धन की आज प्राप्ति होगी, आपकी मेहनत भी आज रंग लाएगी, लेकिन आज आप मेहनत बहुत अधिक कर रहे हैं, उसका भी थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा सा रेस्ट कर लें दोपहर में। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के पारिवारिक समस्याओं का आज निराकरण होगा। नए मेहमान के आगमन के भी आज संकेत हैं और परिजन आज आपसे प्रसन्न भी रहेंगे। धनुराशि व्यक्तियों को आज कुछ प्रयास करने होंगे, तभी आपको सफलताएं मिलेगी। घर बैठकर आप जो सोच रहे हैं वह नहीं होने वाला है। आज पूरा एक खाका तैयार करें, क्या क्या करना और कैसे कैसे करना है, तभी सफलताएं मिलेंगी। मकर राशि व्यक्तियों का आज का दिन बहुत अच्छा है, खुशखबरी भी मिलेगी और आज तनाव भी नहीं होगा। भगवान शिव की आराधना करें। कुंभ राशि व्यक्तियों का तो दिन आज मुझे लग रहा है सबसे अच्छा दिन है। आज आपका सभी प्रकार से अच्छे भी लाभ मिलेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मीन राशि व्यक्तियों को अपने भाइयों के माध्यम से लाभ मिलेगा, परिजनों के माध्यम से लाभ मिलेगा। आज आप दूसरे के भरोसे रहें, ज़्यादा अच्छा है। अकेले जिस काम को करेंगे उसमें नुकसान हो सकता है, इसलिए किसी को साथ लेकर चलें, किसी को माध्यम बनाएं, अच्छा रहेगा। राजेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी विशेष जानकारियां, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।